हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बी एड नोट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है महिला सशक्तिकरण यानी वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है। और जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं जिसका हेडिंग है महिला सशक्तिकरण यानी वुमेन एम्पावरमेंट। चलिए, वुमेन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य महिलाओं को सशक्त करना है। इससे महिलाएं शक्तिशाली बनती है जिससे वह अपने जीवन से जुड़े सभी फैसले स्वयं ले सकती है और परिवार और समाज में अच्छे से रह सकती है। समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना ही महिला सशक्तिकरण है। तो ये आपका एक छोटा सा डिफिनेशन कह सकते हैं हो गया। जैसे मान लो समाज में महिलाओं के वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना ही महिला सशक्तिकरण है। मतलब वो किसी पर डिपेंड न रहे अपने अधिकार के लिए और वो अपने मतलब समाज में फ्रीली एकदम आराम से स्वतंत्र होकर जिंदगी जी सके, अपना जीवन यापन कर सके। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता को क्यों? तो हमारे मन में एक क्वेश्चन उठता है कि महिला सशक्तिकरण की हम बात तो करते हैं लेकिन महिला सशक्तिकरण की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी है। तो चलिए अब हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। महिला सशक्तिकरण एक ऐसा शब्द है जिसने हाल के वर्षों में काफी लोकप्रियता हासिल की है। यह एक ऐसा विचार है जिस पर अक्सर समाज के विभिन्न क्षेत्रों में चर्चा होती है, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक व समाज के विभिन्न पहलू शामिल हैं। हमारे राजनीतिक गलियारे में महिला सशक्तिकरण आज भी एक ज्वलंत मुद्दा है। तो इसलिए अब हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। आप अपने आसपास में देखते होंगे जब भी चुनाव आता है तो एक टॉपिक उठता है महिला सशक्तिकरण, कि महिलाओं को हमने ये रोजगार दिया, महिलाओं को हम इस तरह से सशक्त कर रहे हैं। ये आज हमारे चुनावी मुद्दा में एक प्रमुख मुद्दा रहा है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं, अगर अपने अतीत की ओर झांकें तो हमें पता चलता है कि महिलाओं के साथ कहीं ना कहीं हमेशा अत्याचार होते रहे हैं। उन्हें उनका वास्तविक हक नहीं मिल पाता है, उन्हें हमेशा चार दीवारियों में कैद करके रखा जाता है। तो वहाँ पर हमें महिलाओं को सशक्त करने की ज़रूरत है जिससे वे अपने हक के लिए लड़ाई लड़ सके और वो स्वतंत्र रूप से अपने समाज में जीवन यापन कर सके। तो चलिए अब हम लोग महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी उस पर आगे बढ़ते हैं। पहला, बलात्कार की घटनाएं। आज भी हमारा समाज ऐसा है कि महिलाओं के साथ प्रतिदिन कहीं ना कहीं बलात्कार की घटनाएं हमें दिखाई देती है, चाहे वह न्यूज़पेपर के माध्यम से हमें जानकारी मिलती हो या फिर हमारे मतलब समाज में इसकी घटनाएं होती हो। तो कहीं ना कहीं अगर हम महिलाओं को सशक्त करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे तो कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं कम हो जाएगी। दूसरा, दहेज। आज भी हमारे समाज में कहीं ना कहीं दहेज प्रथा का प्रचलन बहुत हद तक है। सरकार कितनी भी कोशिशें कर रही है और करने जा रही है दहेज प्रथा खत्म करने के लिए, लेकिन आज भी हम अपने आस पड़ोस में देखते हैं कि दहेज प्रथा पूर्ण रूप से हमारे समाज पर हावी है। अगर हम अपने परिवार की ही बात करें तो वहाँ पर भी हमें दहेज प्रथा का प्रचलन दिख जाता है। तो हम इसे झुठला नहीं सकते कि दहेज प्रथा खत्म हो चुकी है। तीसरा है, दहेज के कारण मौतें। आज हम लोग देखते हैं आस पड़ोस में कि महिलाएं शादी करके अपनी ससुराल जाती है, वहाँ पर फिर महिलाओं को दहेज के लिए टॉर्चर किया जाता है। नए नए डिमांड दूल्हों के द्वारा किया जाता है या फिर उनके परिवार के द्वारा की जाता है, जिससे कि महिलाएं अपने घर में बता सकती है ना अपने ससुराल में खुश रह पाती है, जिस कारण से वो घुटन भरी जिंदगी जीती है और कहीं ना कहीं उनके साथ इतना अत्याचार किया जाता है, उन्हें मार भी दिया जाता है। चौथा है आपका महिलाओं के विरुद्ध क्रूरता। तो हम लोग आस पड़ोस में देखते हैं कि महिलाओं के विरुद्ध क्रूरता बहुत ही हावी है समाज में। आप अगर देखना चाहें तो देखिए, थाने चले जाएं, वहाँ पर आपको पता चले नित्य दिन कोई ना कोई घटना महिलाओं के अगेंस्ट होती है, चाहे महिलाओं की गलती हो या ना हो, उनके साथ क्रूरता किया जाता है। पांचवा है घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा हमारे समाज में एक गहरा पैठ बना चुका है जिसे दूर करने के लिए हमें महिलाओं को सशक्त करने की आवश्यकता है। अगला है आपका बच्चों का अवैध व्यापार। आजकल हम अपने समाज में देखते हैं कि बच्चों का अवैध व्यापार भी होने लगा है। इसे रोकने के लिए महिलाओं को सशक्त करना जरूरी है। और सातवां है आपका जबरदस्ती की शादी। आप अगर देखेंगे तो महिलाओं के साथ आज भी कहीं ना कहीं समाज में हमारी इतनी कुरीतियां हैं कि महिलाओं की शादी जो है ज़बरदस्ती करा दी जाती है, उनकी इच्छा के विरुद्ध जाकर शादियां कराई जाती है। फिर आठवां है आपका बाल विवाह।
बाल विवाह यूं तो हमारे समाज में नगण्य मात्रा में अब हो रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे देश के किसी कोने में आज भी बाल विवाह प्रभावी है। नंबर है आपका यौन शोषण की घटनाएं। आज भी हमारे समाज में यौन शोषण की घटनाएं हमें देखने को मिल जाती है। फिर आपका अगला है 10वां, कन्या भ्रूण हत्या। आज भी हम लोग देखते हैं कि महिला बेटियों के जन्म लेने से परिवार खुश नहीं रहते, बहुत हद तक तो वो कोशिश करते कि भ्रूण में ही कन्या को मार दिया जाए, मतलब उनका गर्भपात करा दिया जाए। फिर 11वां है जबरन वेश्यावृत्ति, ये भी आज हमें अपने समाज में देखने को मिलता है। फिर 12वां है बाल श्रम। तो ये कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं हैं जिनसे आज भी महिलाएं पीड़ित हैं। इन समस्याओं का एक ही निवारण है, महिला सशक्तिकरण। तो ये जितनी भी समस्याएं हैं उनका एक ही सॉल्यूशन है, महिला सशक्तिकरण, यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट। हमें महिलाओं को सशक्त करना ही होगा, क्योंकि अगर हम अपने परिवार में भी देखें तो एक परिवार पूरी तरह से ना एक महिला पर डिपेंड होता है। तो महिला को सशक्तिकरण मतलब उनको सशक्त बनाना बहुत जरूरी हो चुका है, जिससे वे परिवार में भी अपनी बात को एकदम खुले तौर पर रख सके, जिससे कि परिवार का भी भला हो। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके माध्यम से हमें महिलाओं को शिक्षित, स्वावलंबी व जागरूक बनाना होगा, जिससे कि वो समाज में डट कर सारी समस्याओं का मुकाबला कर सके और समाज में सर उठाकर सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर सके। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, हमें महिलाओं को शिक्षित करना होगा, स्वावलंबी बनाना होगा, व जागरूक बनाना होगा, जिससे कि वो समाज में डट कर सारी समस्याओं का मुकाबला कर सके और समाज में सर उठाकर सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर सके। तो इससे अब हमें पता चल चुका है कि हमें महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, भारत सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के क्या क्या उपाय किए गए हैं। मतलब भारत सरकार द्वारा महिलाओं को किस प्रकार से सशक्त किया जा रहा है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। पहला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा में की थी। इस अभियान का मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि हर लड़की को उचित शिक्षा मिले। यह सीधे तौर पर महिला सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ है। इसका एक प्रमुख नारा, एक लड़की को शिक्षित करें, एक राष्ट्र को शिक्षित बनाएं। सिंपल सा बात है, जैसे जैसे हम अपनी महिलाओं को शिक्षित करेंगे तो कहीं ना कहीं उसके माध्यम से हमें अपना देश का जो लिटरेसी रेट है वो भी हमारा बढ़ेगा, और महिलाएं अगर सशक्त हो जाए तो हमारे देश का बहुत ही विकास होगा, क्योंकि महिलाएं हमारे देश की एक प्रमुख भाग है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कानून। महिला सशक्तिकरण के लिए कई कानून बनाए गए, जैसे घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005, दहेज निषेध अधिनियम 1961, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम 1986 और महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013। इसके माध्यम से सरकार ने महिलाओं को कानूनी रूप से सुरक्षा प्रदान की। अब क्या है कि अगर सरकार महिलाओं को कानूनी रूप से अगर सुरक्षा सहायता प्रदान करे तो महिलाएं अपनी आवाज को बुलंद कर पाएगी और वे अपने साथ हुए अत्याचारों को कोर्ट में रख सकती है, जिससे कि उन्हें न्याय मिल सके। तो इस तरह से भी हम महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए वे लड़ सकती है। तीसरा पॉइंट है आपका वन स्टॉप सेंटर और महिला हेल्पलाइन। इस योजना के तहत महिलाओं को पुलिस, अस्पताल, कानूनी सेवाओं और वन स्टॉप सेंटर जैसे केंद्रों से जोड़ा जाता है। वन स्टॉप सेंटर, जिन्हें सखी केंद्र भी कहा जाता है, महिलाओं को एक ही जगह पर कई तरह की सेवाएं देते हैं। महिला हेल्पलाइन पर 181 डायल करके महिलाएं आपातकालीन और गैर आपातकालीन मदद पा सकती हैं। तो इसकी हमें बहुत अरसे से जरूरत थी और इसके लिए हम अपनी सरकार को धन्यवाद भी देते हैं, इस तरह की महिलाओं को सुविधा देने के लिए। चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है महिला प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम। महिला प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम सहयोग योजना साल 1986-87 में शुरू की गई थी। इसका मकसद गरीब, ग्रामीण और शहरी महिलाओं का विकास करना था। मतलब महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता था, जैसे हम लोग अपने आस पड़ोस में देख सकते हैं, अगरबत्ती बनाने का प्रशिक्षण या फिर कोई भी जैसे अचार बनाने का प्रशिक्षण। तो इस तरह का महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे कि वे कुछ ना कुछ अपना मतलब बिजनेस स्टार्ट कर सके, छोटा मोटा ही बिजनेस स्टार्ट कर सके और वे स्वावलंबी बन सके। फिर पांचवा है आपका डिजिटल कौशल। डिजिटल कौशल से महिलाएं स्थानीय मुद्दों पर अपनी आवाज उठा पाती है और राजनीतिक आंदोलनों में हिस्सा ले पाती है। उस बात यह है ना कि अगर अभी भी महिलाओं को बहुत सारे राजनीतिक, जैसे कि कहीं पे मीटिंग हो रहा है वहां पे जाने के नहीं मिलता, या फिर कुछ भी राजनीतिक मतलब
कहीं पे जैसे मान लो आंदोलन हो रहा है, उसमें डायरेक्टली वो इन्वॉल्व नहीं हो सकती, जा नहीं सकती, तो वे आज डिजिटल को मतलब प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके या फिर कह लो वहाँ पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करती है, जिससे वे भी राजनीतिक आंदोलनों में आराम से हिस्सा ले लेती है। फिर नेक्स्ट है हमारा सरकारी जॉब में महिलाओं का आरक्षण। सरकारी जॉब में महिलाओं को आरक्षण का मुद्दा सदैव हमारे चुनावी मौसम का एक प्रमुख मुद्दा है। केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकारें भी महिलाओं को बढ़ चढ़कर सरकारी जॉब में आरक्षण दे रही है, जिससे समाज में विभिन्न महिलाओं का कद बढ़ रहा है। विभिन्न सरकारों द्वारा महिलाओं को 35% से 50% तक सरकारी पदों पर आरक्षण दिया जा रहा है। तो आज हम देखेंगे कि बहुत सारे राज्य सरकारें भी महिलाओं को बढ़ चढ़कर हिस्सा दे रही है, जिसका उदाहरण हमारा आज का बिहार है। हमारी सरकार यहाँ पर 50% तक महिलाओं को कुछ कुछ पदों पर आरक्षण दे रही है। तो इससे कहीं ना कहीं महिलाओं को रोजगार मिलने में आसानी हो रही है और इससे महिलाएं सशक्त हो रही है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश में एक नए युग की शुरुआत है। इस अधिनियम में लोकसभा, राज्य की विधानसभाओं एवं दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 यानी 33% आरक्षण का प्रावधान है। यह हमारे देश के दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति और अटूट संकल्प का ही परिणाम है कि यह अधिनियम लोकसभा में भारी बहुमत एवं राज्यसभा में सर्वसम्मति से पारित हुआ। इसके माध्यम से अब महिलाएं अपने हक के लिए बुलंदी से आवाज उठा सकेंगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम से राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, बल्कि इससे देश की राजनीतिक तथा सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में भी व्यापक परिवर्तन होगा। यह विकसित भारत के सपनों को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब क्या है ना कि महिलाएं संसद में भी 33% महिलाओं के लिए सीट रिजर्व कर दिया गया है। इससे वे महिलाएं अब संसद तक पहुंचेंगी, वे अपने मुद्दों को वहां पर रख सकेगी, उसके लिए वे काम कर सकेंगी। तो इस तरह से महिलाएं, पूरे देश की महिलाएं सशक्त हो पाएंगी और हमारा देश का कल्याण होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब तो ये तो हो गया कि सरकार द्वारा क्या कदम उठाया गया। अब हम लोग जान लेते हैं भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार ने कई कदम उठाए और इनसे महिलाओं के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। मतलब अब क्या उनका प्रभाव पड़ रहा है, कदम तो सरकार इतने उठा चुकी है, तो इनका महिलाओं के जीवन पर कितना प्रभाव पड़ रहा है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहला पॉइंट है सरकार ने कई कानून बनाए जिनसे महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। इनमें स्त्री शिक्षा को अनिवार्य करना, लड़की की मर्जी के बिना शादी पर रोक लगाना आदि के माध्यम से महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि महिलाओं की जीवन अब पूरी तरह से परिवर्तित हो चुकी है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सरकार की दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। इन समूहों में लगभग 10 करोड़ महिला सदस्य हैं। इन समूहों के माध्यम से ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र की महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है। हम लोग अपने आस पड़ोस में देखते होंगे स्वयं सहायता समूह का बहुत सारा है, तो उसमें महिलाएं जाती है, रोजगार के अवसर तलाशती है, वहाँ काम करती है और इनसे महिलाओं का कहीं ना कहीं आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार के साथ साथ गैर सरकारी संगठन भी काम कर रहे हैं। ये संगठन महिलाओं को सहायता, संसाधन और अवसर मुहैया कराते हैं। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं बहुत सारे एनजीओ चलते हैं जिनका की काम है महिलाओं को सशक्त करना। तो इसके माध्यम से हमारे देश में महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर हमें आज भी बात करने की ज़रूरत है और महिलाओं को सशक्त करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर एक महिला का विकास होगा तो उस घर में महिला का विकास होगा तो उस घर में पूरे जितने भी पुरुष हैं उनका भी विकास होगा। चाहे शैक्षिक ही देख लो, अगर एक माँ पढ़ी होती है तो उस घर के सारे बच्चे शिक्षित होते हैं और कहीं ना कहीं वो शिक्षा को और बढ़ावा देती है। अतः हमें महिलाओं के सशक्तिकरण पर और भी काम करने की ज़रूरत है, जिससे देश के हर एक कोने में महिला सशक्त हो सके। तो इसके साथ ही हमारा ये वीडियो समाप्त हुआ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।